dear students, for class 12th. Today will be discussion here the sample paper for board examination. So first question related to MCQs. First question, what is the ability to change direction of the body, keeping the speed, momentum and control of motion is called? तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका? स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कंडीशन नहीं है, इंडोरेंस कंडीशन नहीं है, तो लास्ट वन आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? एजिलिटी इज योर राइट ऑप्शन. क्लियर है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो बेटा कौन सा न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे? तो आपका जो न्यूटन्स का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है, या सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन है. सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ मोमेंटम है. एंड फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ द, आपका फर्स्ट लॉ कौन सा कहलाता है? कि लॉ ऑफ द एक्सीलरेशन, या बेटा लॉ ऑफ द इनर्शिया आपका फर्स्ट आपका आएगा. तो यहाँ पे आंसर भी आपका फर्स्ट ही है. फिर प्लानिंग क्या है बेटा? प्लानिंग इज नथिंग बट इज एडवांस. किस चीज़ में एनालाइजिंग एडवांस है? कि मतलब आप एनालाइज कर रहे हैं, या थिंकिंग आपका एडवांसेज है, या इंटरप्रिटेटिंग एडवांसेज है, प्रोसेसिंग एडवांटेज. तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आपका थिंकिंग. आप किस तरीके की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि इस वर्क को करने से प्लानिंग बहुत सक्सेसफुली हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है कि आपके पास जो है कि प्राइमरी गोल ऑफ द बायोमैकेनिक्स इज. तो प्राइमरी गोल क्या होता है बायोमैकेनिक्स का? पार्टिसिपेशन तो हो ही नहीं सकता कि इंट्रा और एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सक्रीशन भी नहीं हो सकता. तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. देखिए बायोमैकेनिक्स के थ्रू क्या करते हैं, आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं या जो भी एपरेटस यूज कर रहे हैं, उनको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कैसे अपनी स्पीड को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी एजिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए आपका ये आंसर आता है. नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है विच इज दोज आर टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हम लोगों ने हमेशा बात करी है कि कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है कि आप जब किसी वर्क को करते हैं कि उसमें आपका एक तो रिदम है, नॉन स्टॉप आपकी वर्किंग बनी रहे, और सेकंड चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और ये ओरिएंटेशन. आप उस वर्क को किस तरीके से कंटिन्यू करने के साथ साथ उसमें अपना प्रेजेंटेशन बेटर रख सकते हैं. बैलेंसिंग का कंडीशन क्या होता है कि जब आपकी सभी चीज़ें रिदमिकल और आपकी ओरिएंटेशन के थ्रू चल रही हैं, तो बैलेंसिंग अपने आप होती है, क्योंकि आपकी रिदम उसी बैलेंस पर डिपेंड करती है जो आप उस पर स्टेबिलिटी लाते हैं. तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दिस योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है. 4 नंबर, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंसिडर फॉर. तो सिट एंड रीच टेस्ट आपको पता ही है कि जितना भी सीनियर सिटीजन के टेस्ट है वो सब किससे रिलेटेड है? या तो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, या इंडोरेंस से रिलेटेड, स्पीड या मोटर डेवलपमेंट. तो फ्लेक्सिबिलिटी ही, क्योंकि जो टाइलिंग और लेस वाली कंडीशन है, या बैक आर्म स्ट्रेच वाली कंडीशन है, 8 फुट गो एंड अप टेस्ट है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड. क्योंकि उस एज में आने के बाद, अब 50 ईयर एज आने के बाद क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी लेस होने लगती है. नेक्स्ट आता है कि आपके पास विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ द टूर्नामेंट. देखिए बेटा नॉकआउट में हम लोगों ने पढ़ा था n+1/2 और n-1/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था. लीग में हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था वो n(n-1) ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे. लेकिन हमारे पास क्या होता है, एंड लास्ट वाला आपके पास क्या बच रहा है कि आप किसी भी वर्क को कितनी स्मूथली यहाँ पे कंडक्ट कर पा रहे हैं. तो कंडक्टिंग करने के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए कि लीग का आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है. जब लीग और नॉकआउट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन टू, जैसे लीग कम नॉकआउट है, नॉकआउट कम लीग है, तो इसमें सिर्फ एक साइक्लिंग मेथड से एक इंडिविजुअल एक ऐसा मेथड से अप्लाई हो रहा है जो कि किसी भी पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट या टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स में इंक्लूडिंग नहीं है. विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट. बेटा हम लोग सभी जानते हैं चेयर सिट एंड रीच टेस्ट आपका रिकलियन जोन्स का टेस्ट है. हॉर्बर्ट आपका जो स्टेप टेस्ट है वो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड है.
सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट जो है आपका, इसमें 6 टेस्ट आपके दिए हुए हैं और नन्ना जी का ऑप्शन आ नहीं सकता, इसलिए तो राइट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर है, क्योंकि सी में है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को स्टूडेंट को करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एन एथलीट परफॉर्मेंस अ हैमर थ्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो हैमर थ्रो का क्या होगा, देखो लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक कि उस पर अपोजिट कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं करा जाए तब तक वो कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकती। लॉ ऑफ रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब एक्शन होगा तब उसका अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ होगी। तो हमारे पास कौन सा बचता है, लॉ ऑफ द एक्सीलरेशन। हैमर थ्रो को जब हम थ्रो करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक हैमर थ्रो को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे थ्रो कराया जा रहा है तो वो एक सर्कल पाथ में यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन रन उस पर अप्लाइड हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, एक्सीलरेशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ द मोशन। लॉ ऑफ मोशन कौन सा नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, एंड लॉ ऑफ द रेडीनेस। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ मोशन है वो आपका रेडीनेस वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्नाइट का लॉ जो हमने पढ़ा है, थर्नाइट लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि एक्सरसाइज पहला सबसे पहले क्या, ऑन योर मार्क सेट वाली गो पोजीशन को अगर हम याद करेंगे तो फर्स्ट आपने इस चीज़ को अप्लाई करा होगा कि रेडी, एक्सरसाइज, देन एफर्ट। तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड, ना कि ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू ओवरकम रेजिस्टेंस कॉल्ड। तो बेटा देखिए, इंडोरेंस है लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है आपके पास, इंडोरेंस लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है। स्ट्रेंथ आपकी फुल रेजिस्टेंस पावर, आप उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथली कर सकते हैं, और स्पीड किसी भी बार को एज पर एज फास्ट हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की मैक्सिमम रेंज को यहाँ पर कवर करता है, इसलिए राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेंथ आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए फैक्टर डिस्क्राइब द बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी में हम लोगों ने बिग फाइव थ्योरी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें जब हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो पर्सनालिटी में आपने देखा होगा कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक अलग ही थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है, लेकिन बिग फाइव थ्योरी में कहीं पर भी इंट्रोवर्सन वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप नहीं होती है। इसमें एक्सट्रोवर्सन वाली कंडीशन डेवलप होती है और न्यूरोसिस है और ओपिनियन ऑफ द एक्सपीरियंस है, लेकिन इंट्रोवर्सिस वाली कंडीशन कहीं पर भी बिग फाइव थ्योरी में अप्लाई नहीं होती है। अ स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन अ पर्सन एक्सीलरेट टू सच अ बॉडी फैट दैट इज द स्टार्ट इफेक्टिंग ऑन हेल्थ इज। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब स्ट्रेस होता है वो साइकोलॉजिकल है, आपका सेकंड जो है एंजाइटी है वो भी कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है, और मेंटल डिसऑर्डर भी आपका साइकोलॉजिकल, तीनों ही चीज़ें आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। इसलिए अगर एक्यूमुलेशन की बात करी जाए तो ओबिसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पर्सन का परसेंटेज ऑफ फैट, यहाँ पर बॉडी फैट को हम मेजरिंग करते हैं BMI के थ्रू। BMI का आपको फॉर्मूला भी पता है कि BMI जो है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिव बिलो अगर टू स्टेटमेंट, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हो बेटा। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें ये चीज़ें आपके लिए स्पेशली कही जा रही हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। तो इसमें स्टेटमेंट है कि आपका कि स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। क्या आप इस चीज़ से, ये आपका एक स्टेटमेंट है, तो क्या ये रीजन सही है कि मसल्स आर मशीन दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क। तो इसमें आपके पास ऑप्शन, अब आपको करने का तरीका इसको क्लियर होना चाहिए कि आप इसको पढ़ो। इन करेक्ट द अबव 2 स्टेटमेंट, कंटेंट ऑफ द अबव 2 स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्या दोनों ही सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सेकंड है आपके पास बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्या दोनों ही सही है, और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। थर्ड आपके पास आ रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड फोर्थ आ रहा है आपके पास ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा बेटा, राइट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही चीज़ें सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो
रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि स्केलेटल मसल से ज़्यादा वॉलेंटरी मसल से रही सही है, लेकिन वो मैकेनिकल वर्क के थ्रू आपके उसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस या केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट आपके पास है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपके पास दे रहे हैं अब्रेशन। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी पे जाएंगे वापस। तो स्पोर्ट्स इंजरी में अब्रेशन आपको पता ही है कि अब्रेशन जो अपर लेयर का छिल जाना होता है वो अब्रेशन कहलाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर से रिलेटेड है। तो आपकी इसमें कौन सी है, एब्रेशन आपकी बोन इंजरी नहीं हो सकती, लेकिन ग्रीन स्टिक आपकी बोन इंजरी हो सकती है। अब्रेशन क्या कॉज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी का कॉज है अब्रेशन। शोल्डर डिसलोकेशन क्या है बेटा, आपका जॉइंट इंजरी है। ध्यान रखिएगा, शोल्डर ये आपकी रिलेटेड टू जॉइंट इंजरी है। और आपका जो है लैक ऑफ द फिटनेस, तो आपका क्या है कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो फर्स्ट में अब्रेशन में आप क्या बताएंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है फर्स्ट, ओके। ए का 2 ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बोन इंजरी 2 and 4, ठीक है। शोल्डर डिसलोकेशन आपकी जॉइंट इंजरी है, ठीक है। एंड लैक ऑफ द फिटनेस कॉज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। A 2, B 4, C 1 एंड D ऑब्वियसली 3। अब आपके पास इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो आपको देखिए राइट आंसर मिल रहा है ए का फर्स्ट वाला जो है आपके पास से A 2 आ गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज योर बोन इंजरी, B 4 एंड शोल्डर डिसलोकेशन C 1 जॉइंट इंजरी एंड D लैक ऑफ द फिटनेस इज योर कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो आपको इसमें से ही एक राइट आंसर ABCD में से एक राइट आंसर यहाँ पे चूज करना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ब्लो गिवन आसन एंड राइट द नेम। तो बेटा आपके पास सामने जो पहला आसन शो हो रहा है ये कौन सा आसन है, आफ्टर एनी मील, डिनर लंच एंड ब्रेकफास्ट एनी टाइप ऑफ मील आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका आसन कौन सा कहलाएगा, आपका आसन है वज्रासन। वज्रासन आपका ये आसन यहाँ पे कहलाएगा। क्लियर है। सेकंड वाले में आपके पास जो आ रहा है कि आपका सेकंड आसन कौन सा है, तो बेटा हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब आपकी बॉडी किसी भी स्टैंडिंग कंडीशन के बाद डाउन होती है तो बेस्ट, तो पश्चिम उत्तान, पश्चिम मतलब वेस्ट और उत्तान मतलब झुकना, तो ऊपर से पश्चिम उत्तान आसन आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास आसन कौन सा बन रहा है, आप देखिए आप एक ट्राइंगल बनाइए। अगर इस ह्यूमन बॉडी को भी हम एक पोज में देते हैं तो ये ट्राइंगल पोज बनता है, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिकोणासन, त्रिकोण आसन। क्लियर है। एंड लास्ट वाला आपका जो आसन है ये है आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फर्स्ट आपका जो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था वो आपका वज्रासन है। सेकंड आपका जो आसन आ रहा है वो आपका कि आपका आ रहा पश्चिम उत्तान, फिर त्रिकोण आसन, फिर अर्धमत्स्येंद्र आसन आपका आ रहा है। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द ह्यूमन मूवमेंट एंड गिवन देयर नेम। कौन सा मूवमेंट आपको यहाँ पर हो रहा है, आपको इस चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को जज करना है कि जब बॉडी का, आप बॉडी की रेंज को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक्सटेंड करना मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई को बढ़ा देना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आपकी स्ट्रेट पोजीशन से आपने क्या करा, उसकी रेंज को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्लेक्सेशन। जब आपने अपनी उस चीज़ को क्या करा, फ्लेक्सेशन, उसमें डिक्रीज कर रहा है आप टुवर्ड टू बॉडी, बॉडी की तरफ आप जब उसको कर रहे हैं, फ्लेक्सेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है कौन सा है कि एब। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा, प्लस को आपने जो करना है एडेक्शन और एबडेक्शन, दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। तो बेटा पहला वाला है एडेक्शन होता है आपका, पहला वाला आपका, और दूसरा वाला जो है ये एब है आपका। तो इस दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज ना होना। जब हम किसी अपनी रेंज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एबडेक्शन, ध्यान रखिएगा, एबडेक्शन। और जब डिक्रीज कर रहे हैं तो एड मतलब उसको ज्वाइंट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस, कि हमारी बॉडी से आउटवर्ड की तरफ ये
यहाँ पे प्रोग्रेसिंग हो रही है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपनी वर्किंग को और इफेक्टिवली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आपके कितने थे, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे, और इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपके MCQs जो हो रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो इन MCQs पैटर्न को और इस बोर्ड पैटर्न को आपने बहुत ही क्लियरली यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको शो किया है। आज 1 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू ही इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज़ को हम 1 मार्क्स के MCQs क्वेश्चन को मिनिमम 5 या 6 पेपर्स के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हम पूरे सैम्पल पेपर्स को रिवीजन में लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।